व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक ब्रिटिश प्लेराइट हैरोल्ड पिंटर का बहुत ही फेमस प्ले द केयरटेकर। पिंटर की ये प्ले लिखने की स्ट्रॉन्ग रीज़न 1950s में लंदन में सोशल स्टेटस और क्लास रिलेशंस को हाईलाइट करना था कि किस तरह सोसाइटी अमीर और गरीब में तकसीम हो चुकी थी। वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत तबाही हुई और हिस्ट्री के इस तबाहकुन दौर के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को रीबिल्ड करना था। और इसी सिलसिले में यूनाइटेड किंगडम में लेबर शॉर्टेज यानी काम करने वालों की कमी हो गई। दूसरे मुल्कों से लोगों को हिजरत करके यहाँ आने की इजाज़त दी गई। ये माइग्रेशन बहुत टेंशन का बाइस बनी और बहुत सारे इमिग्रेंट्स लंदन के लोअर इनकम एरिया में रहने लगे, जहाँ उन्हें डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी और नाइंसाफ़ी फेस करना पड़ी। और यूं लाइफ अब्सर्ड यानी बेमानी और बेमकसद होती गई। ये प्ले मॉडर्न टाइम की लाइफ को पर्पसलेस, मीनिंगलेस और इरेशनल दिखाता है। यानी जिंदगी का कोई मकसद, कोई मायनी और कोई जवाब नहीं है। सब कुछ बेमायनी और बेकार है। एब्सर्डिज्म एक फिलोसॉफिकल थ्योरी है जिसे एक ब्रिटिश क्रिटिक मार्टिन एजलन ने कॉइन किया और एक किताब द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड लिखी, जिसमें एब्सर्डिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई और हैरोल्ड पिंटर और सैमुअल बेकेट जैसे राइटर्स के प्लेज की एब्सर्डिटी को डिस्कस किया। ये प्ले 1960 में पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है एब्सर्डिस्ट थिएटर। इसका जॉनरा है ट्रेजाई कॉमेडी और इसकी सेटिंग रखी गई वेस्ट लंदन के एक हाउस यानी एक घर में। इसका पॉइंट ऑफ व्यू ड्रामेटिक है और इसका एंटेगोनिस्ट डेविस नाम का एक आदमी है। इस प्ले के मेजर थीम्स द एब्सर्डिटी ऑफ मॉडर्न सोसाइटी यानी किस तरह मॉडर्न सोसाइटी की जिंदगी बेमायनी और बेतुकी है। फिर है पावर एंड डिसेप्शन। डिसेप्शन मीन्स डिसीव करना यानी किसी को धोखा देना, फरेब देना। यानी प्ले के करेक्टर अपने इर्द गिर्द की बेतरतीबी और अपनी बेइत्मीनान और नाखुश जिंदगी को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन वो बहुत ही पावरलेस महसूस करते हैं और इसी सिलसिले में एक दूसरे से झूठ बोलते हैं और एक दूसरे को डिसीव यानी धोखा देते हैं। लॉनलीनेस एंड आइसोलेशन। प्ले के करेक्टर उदास और तन्हा महसूस करते हैं। फिर है आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिसिटी। प्ले में मौजूद करेक्टर्स एक दूसरे के साथ रहते हुए एक दूसरे की ट्रू आइडेंटिटी नहीं जानते। वो जस्ट अपरेंटली यानी ज़ाहरी तौर पर एक दूसरे को जानते होते हैं। फिर है लैक ऑफ कम्युनिकेशन कि किस तरह मॉडर्न सोसाइटी में दो भाई एक कमरे में एक छत तले रहते हुए एक दूसरे से बात तक नहीं करते। कहानी शुरू होती है मिक नाम के एक करेक्टर से जो एक कमरे में उदास और अकेला बैठा हुआ है। कमरे में हर चीज़ बेतरतीबी के साथ फैली हुई है। किचन की मुख्तलिफ चीज़ें आसपास में पड़ी हुई हैं और दो बिस्तर पड़े हैं। इसके साथ साथ बुद्धा का एक स्टैचू पड़ा था और एक बकेट यानी बाल्टी जो छत से लटकाई गई थी। मिक के वहाँ से जाने के बाद उसका बड़ा भाई एस्टन कमरे में दाखिल होता है जो अपने साथ एक बूढ़े आदमी डेविस को लाता है। डेविस एक ड्रिफ्टर है जो कभी किसी जगह और कभी किसी जगह रहता है। एक दफ़ा एक कैफ़े में उसकी लड़ाई को वर्कर के साथ हो जाती है। एस्टन भी वहाँ मौजूद होता है। वो इस लड़ाई को सुनता है और डेविस की साइड लेता है और फिर डेविस को अपने साथ अपने घर ले आता है। एस्टन डेविस को कहता है कि वो आज की रात हमारे साथ गुजार ले। डेविस ये पेशकश कबूल कर लेता है। वो कमरे में चारों तरफ हर चीज़ को बहुत गौर से देखता है और बिखरी हुई चीज़ों के बारे में शिकायत करने लगता है। फिर डेविस एस्टन से जूते मांगता है कि उसे जूतों का एक पेयर दिया जाए। फिर डेविस इन शूज़ के बारे में भी शिकायत करने लगता है कि ये उसे फिट और कंफर्टेबल नहीं है। ये शूज़ डेविस की अनसेटिस्फाइंग नेचर को सिंबलाइज करते हैं कि वो हर चीज़ में खामियां और कमियां निकालता है। फिर डेविस उन्हें कहता है कि उसके सारे डॉक्यूमेंट सिडकप में हैं। सिडकप जाएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले आएगा और साथ में कोई अच्छे से शूज़ भी ले आएगा। फिर बातों ही बातों में एस्टन डेविस से उसके फ्यूचर प्लान पूछता है, लेकिन डेविस कोई ढंग से जवाब नहीं देता और कहता है कि ये बूढ़ा का स्टैचू यहाँ क्यों पड़ा है। अब डेविस रात यहीं गुजारता है और वो सो जाते हैं। अगली सुबह ऑस्टन ने डेविस को बताया कि वो रात को बहुत ज़्यादा स्नोरिंग कर रहा था और बहुत शोर मचा रहा था, लेकिन डेविस मानने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग में ब्लैक्स लोग रहते हैं, यही शोर कर रहे थे। फिर एस्टन को कोई टूल खरीदना था, लिहाजा वो किसी आदमी से मिलने के लिए वहाँ से चला जाता है।
एस्टन के जाने के बाद डेविस कमरे में मौजूद चीजों को छेड़ना शुरू कर देता है और चीजों की यूं तलाशी लेता है जैसे वो उन्हें चोरी करना चाह रहा हो। इतने में मिक आहिस्ता से कमरे में दाखिल होता है और वो डेविस पर चोर होने का इल्जाम लगाता है। डेविस मिक को अपना गलत नाम बैरी जेंकिंस बताता है और अपने पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता, लिहाजा उन दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। इतने में ऑस्टन वापस आ जाता है और वो आकर मिक को बताता है कि वो ही डेविस को यहाँ लेकर आया है और वो उन दोनों में होने वाले झगड़े को दूर करने की कोशिश करता है। फिर कुछ टाइम बाद एस्टन डेविस से पूछता है कि क्या वो उनके घर में केयर टेकर बनकर रह सकता है। डेविस बहुत हैरान होता है कि ऐसी नौकरी में उसे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर डेविस एक अंधेरे वाला खाली कमरा देखता है जिसमें छोटा सा बल्ब चल रहा था और जहाँ कोने में मिक बैठा हुआ था। डेविस उसके पास जाता है और मिक से कहता है कि वो उसके साथ लड़ना झगड़ना बंद क्यों नहीं कर देता। मिक सैंडविच खा रहा होता है, वो अपना आधा सैंडविच डेविस को देता है और कहता है ठीक है, तुम यहाँ एज अ केयर टेकर रह सकते हो। डेविस दोनों भाइयों को बदगुमान करने की कोशिश करता है और मिक से कहता है कि ऑस्टन उसे बहुत क्रिटिसाइज करता है और उसे मजीद बताता है कि जल्द ही टाइम बेहतर होने पर वो सिडकप जाएगा और अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले आएगा। अगली सुबह ऑस्टन फिर डेविस से कहता है कि तुमने रात को बहुत स्नोरिंग की और बहुत शोर मचाया, लेकिन डेविस फिर कहता है कि ये तुम्हारी खुली खिड़की है जो शोर का बायस बनती है और उन दोनों में फिर से आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। फिर एस्टन बताता है कि बचपन में वो बीमार था और उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए और इलेक्ट्रिक शॉक्स के जरिए उसका ट्रीटमेंट किया गया, लिहाजा अब वो जहनी तौर पर खुद को सेहतमंद महसूस नहीं करता था और ना ही लोगों से ढंग से बात कर पाता था। उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। 2 हफ्ते बाद मिक और ऑस्टन एक साथ एक कमरे में होते हैं तो डेविस उन्हें देखकर मिक को बोलता है कि तुम दोनों भाई आपस में बात क्यों नहीं करते, लेकिन मिक इस बारे में कुछ नहीं बोलता। अब रात को डेविस फिर से नींद में बहुत खर्राटे लेता है और सोते हुए बहुत शोर मचाता है। एस्टन उसको चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन डेविस को अब गुस्सा आ जाता है और वो एस्टन को कहता है कि तुम खुद जहनी तौर पर बीमार हो, अपना जाकर इलाज करवाओ। एस्टन डेविस को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन डेविस अपना चाकू निकालकर एस्टन की गर्दन पर रखता है। लेकिन एस्टन फिर से वही कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसका सारा सामान दरवाजे के करीब रख दिया जाता है। फिर डेविस मिक से एस्टन के रवैये की शिकायत करता है। डेविस मिक से कहता है कि तुम्हारा भाई अभी भी पागल है, इसे पागल खाने भेजो क्योंकि इसे अभी भी इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत है। मिक इनकार कर देता है और वो अपने भाई की तरफ खड़ा होता है और डेविस को कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। फिर डेविस वहाँ से चला जाता है और जाते हुए कहता है कि एस्टन उसके साथ बहुत ही काइंड रहा है। मिक बुद्धा का स्टैचू तोड़ देता है और अपने भाई एस्टन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है और यूं प्ले एंड होता है। बुद्धा का स्टैचू सिंबलाइज करता है फिक्सेशन को और इनएबिलिटी को, कि एस्टन अपने मौजूदा हालात से आगे नहीं बढ़ पाता, मूव ऑन नहीं कर पाता। लेकिन मिक लास्ट पे बुद्धा का स्टैचू तोड़ देता है, जो इस बात को सिंबलाइज करता है कि वो अब जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कि अब उनके लिए कोई फिक्सेशन और कोई बाउंड्री नहीं है। और बकेट जो छत से लटकाई गई थी वो सिंबलाइज करती है मॉडर्न सोसाइटी के रिलेशंस को, कि किस तरह उनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन थी। जिस तरह बकेट छत के साथ लटकाई गई थी कि छत से जो पानी गिरता है वो बकेट में गिरे, लेकिन बकेट की बजाय उसको रिपेयर नहीं किया गया था। और इसी तरह मॉडर्न सोसाइटी के रिलेशंस हैं जिनमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और वो लॉनलीनेस और आइसोलेटेड फील करते हैं। इस प्ले की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस ये हैं।